तुल्यांकी भार के बारे में आपको बता चुका था कि तुल्यांकी भार क्या होता है, इसकी परिभाषा भी मैंने बता दिया आपको, और तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र भी बता दिया। ठीक है, एक आज पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक को हम तुल्यांक भी बोल देते हैं। अभी जो मैंने आपको पहले बताया था वो तुल्यांकी भार था। अब मैं तुल्यांकी भार नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ग्राम तुल्यांक, और ग्राम तुल्यांक को ही तुल्यांक भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ ग्राम तुल्यांक, या इसको बोल दिया जाता है तुल्यांक। इसको ग्राम तुल्यांक को बोलते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट, और तुल्यांक को बोला जाता है इक्विवेलेंट। पहले जो डिस्कस किया था वो इक्विवेलेंट नहीं था, वो इक्विवेलेंट वेट था। पहले बताया था इक्विवेलेंट वेट, आज को बता रहा हूं मैं इक्विवेलेंट। ऐसे बोल सकते हैं, पहले बताया था तुल्यांकी भार, आज मैं बता रहा हूँ ग्राम तुल्यांक। ठीक है, जैसे मोल होता है ना, मोल का फॉर्मूला होता है ना, मोल बराबर ग्राम में भार अपॉन अणुभार होता है। इसी टाइप से जैसे मोल है ना, वैसे वैसे ग्राम तुल्यांक होता है। मोल बराबर है ग्राम में भार अपॉन अणुभार, उसी प्रकार से ग्राम तुल्यांक होता है ग्राम में भार अपॉन तुल्यांक की भार। बस क्या करना है, वो जो ग्राम में भार है उसको अणुभार की जगह तुल्यांक की भार से डिवाइड कर दो, मोल की जगह ग्राम तुल्यांक बन जाएगा। तो फॉर्मूला है ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम में भार अपॉन तुल्यांक की भार। ग्राम में भार को लिखा हमने W से, ग्राम में लेना, तुल्यांक की भार को लिखा हमने E से। तो जो W अपॉन E है, इस W अपॉन E को बोलते हैं हम ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला लिखा मैंने, G इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम तुल्यांक, EQ लिखा हुआ है, EQ। ग्राम तुल्यांक बराबर, तो फॉर्मूला बना ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम में भार अपॉन तुल्यांक की भार। नंबर 1, आपको पता है जो तुल्यांक की भार होता है, तुल्यांक की भार की जगह से लिख सकते हैं कि अणुभार अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो देखो इस तुल्यांक की भार की जगह क्या लिखा, अणुभार अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये लिख दिया। अब ये क्या बन गया, ग्राम में भार अपॉन अणुभार, इसको क्या बोलते हैं, मोल। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ग्राम तुल्यांक की मेरे पास निकालने के फॉर्मूला क्या क्या है, देखो ग्राम तुल्यांक ज्ञात करना है, उसका एक फॉर्मूला तो बन गया W अपॉन E, ये भी ग्राम तुल्यांक होता है। और दूसरा फॉर्मूला बना दिया मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। आपके जो मोल है, मोल को आप वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी ग्राम तुल्यांक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करेंगे आपसे विलेन के बारे में। ठीक, ग्राम तुल्यांक के सवाल अभी अपन करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर सवाल बनाएंगे। विलेन के बारे में बात करते हैं, विलेन का क्या मतलब है। चलो जी, आपने दो कंपोनेंट मिला दिए, इसको समझते हैं। दो कंपोनेंट आपने मिला दिए हैं, चलो एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। दो कंपोनेंट, हमने एक कंटेनर ले रखा है, ये कंटेनर है, और कंटेनर लेके इसके अंदर हमने पानी भर दिया है। इसके अंदर हमने क्या किया, NaCl को मिला दिया, NaCl मिला दिया। तो हम क्या बोलेंगे, एक कंपोनेंट हमारा जल है, दूसरा कंपोनेंट हमारा NaCl है, हमने दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने से एक मिश्रण तैयार हो गया। एक एग्जांपल तो ये ले लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या लिया मैंने, देखो इधर दूसरा एग्जांपल मैंने ये ले लिया, हमने एक कंटेनर में जल ही लिया, और जल लेके इसके अंदर हमने रेत को मिला दिया। ये लीजिए, हम रेत मिला देते हैं। इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया, जल के अंदर NaCl मिला दिया, उस वाले एग्जांपल के अंदर जल के अंदर में रेत को मिला दिया। इसका मतलब यहाँ पर भी दो कंपोनेंट मिला दिए, वहां पर भी दो कंपोनेंट मिला दिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी मिश्रण बना, वहां पर भी मिश्रण बना। पर देखो ये जो जल के अंदर NaCl मिला, तो जल में NaCl मिलाने के बाद में जैसे उसको उसके अंदर जाके खुलेगा, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा जल है और कौन सा NaCl है। हाँ, अगर आप जल के अंदर रेत को मिलाओगे तो मिलाने के बाद आप ये बता सकते हो इसमें से जल कौन सा है और रेत कौन सी है। इसका मतलब इसका इन दोनों को मिलाने के बाद इसका जो रासायनिक संगठन है वो एक समान नहीं होगा। ऐसा हो सकता है इसका रासायनिक संगठन होगा विषमांगी। इधर जल है, जल के अंदर आपने NaCl मिला दिया, दोनों को मिलाने के बाद उसका रासायनिक संगठन एक समान हो गया। इसका मतलब ये जो मिश्रण बना, इसको बोला हमने समांगी मिश्रण, और वो जो मिश्रण बोला उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। तो दो या दो से ज्यादा घटक को मिलाओगे एक मिश्रण बनेगा। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। और जो समांगी मिश्रण है उसी को बोल दिया जाता है विलयन। इसका मतलब इन दोनों एग्जाम्पल में ये विलयन होता है और ये विलयन नहीं होता है। तो विलयन किसे बोलते हैं, विलयन का मतलब क्या है, विलयन का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो विलयन की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, देखिए आप, विलयन की डेफिनेशन है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कर दो तो आपके पास में एक विलयन तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लो आपने दो पदार्थ मिलाए, दो घटक मिला के विलयन बना लिया। विलयन के दो घटक होते हैं, एक तो जैसे वाटर है, वाटर के अंदर मैंने NaCl को मिलाया तो वाटर विलायक की तरह काम करेगा, और जो NaCl है वो विलय की तरह काम करेगा। तो बोलते हैं विलयन के भी दो घटक होते हैं, एक होता है विलयन के दो घटक होंगे, एक होगा विलय और दूसरा घटक होगा विलायक। तो विलयन के भी
दो घटक होते हैं, दो घटक है, एक तो होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। ऐसे बोलते हैं जो कम मात्रा में हो वो विलय कहलाता है और जो अधिक मात्रा में हो विलायक कहलाता है। जैसे आपने पानी के अंदर नमक को घोला ना, तो पानी विलायक की तरह काम करेगा और नमक आपका एक विलय की तरह काम करता है। ठीक है जी। अब देखो जैसे आपने क्या किया, आपने 1 लीटर जैसे पानी लिया, समझना ये 1 लीटर पानी ले लिया आपने, ये 1 लीटर पानी ले लिया, हमने ले लिया 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी लेके हमने इसके अंदर क्या काम किया, इसके अंदर 5.85 ग्राम NaCl को घोल दिया। एक काम तो मैंने ये किया। दूसरा मैंने क्या काम किया, देखो सेकंड क्या किया, वही मैं 1 लीटर वाटर ले रहा हूँ, ये 1 लीटर वाटर ले लिया मैंने। 1 लीटर वाटर लेके इसके अंदर मैंने 58.5 ग्राम NaCl को घोल दिया। तो देखो दोनों जगह मैंने विलायक कितना लिया, इधर भी 1 लीटर है, इधर भी 1 लीटर है। वहां नमक कितना घोल रहा हूं मैं, 5.85 घोल रहा हूं, इधर मैंने नमक को 58.5 ग्राम घोल दिया। ये दो विलयन आपके साथ में आपके सामने आ गए। अब इन दोनों विलयन को देख के आप क्या बोलोगे, देखो विलायक दोनों जगह 1-1 लीटर है, पर यहाँ पर विलय 5.85 ग्राम है, वहां पर विलय 58.5 ग्राम है। तो आप ऐसे बोलोगे ना, ये जो विलियन है, जो विलियन इसको बोलते हैं विलियन ए, उसको बोलेंगे विलियन बी। तो आप ऐसे बोलेंगे ना कि जो विलियन बी है उस विलियन बी के अंदर विलय की जो रिलेटिव अमाउंट है वो विलियन ए की तुलना में ज्यादा है। रिलेटिव का मतलब 1 लीटर के अंदर 58.5 या 1 लीटर के अंदर 5.85, इसका रिलेटिव अमाउंट विलियन बी में ज्यादा है ना, तो हम बोलेंगे विलियन बी हमारा विलियन ए की तुलना में अधिक सांद्र है। क्या बोलेंगे, विलियन बी विलियन ए की तुलना में अधिक सांद्र है। तो यहाँ सांद्रता का मतलब क्या हुआ, अधिक सांद्र है। सांद्रता का मतलब क्या हुआ, सांद्रता का मतलब ये हुआ आपको जो विलियन दे रखा है उस विलियन के अंदर विलय और विलायक का जो रिलेटिव अमाउंट होता है दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज सांद्रता। तो हम क्या बोलेंगे, सांद्रता को बोला जाता है कंसंट्रेशन। सांद्रता की डेफिनेशन क्या देंगे, विलयन में उपस्थित विलय तथा विलाय की सापेक्षिक मात्रा सांद्रता कहलाती है। तो जो विलयन है उस विलयन के अंदर वो आपने जो विलय लिया उस विलयन के अंदर विलय और विलाय की जो सापेक्षिक मात्रा है, जो उसका रिलेटिव अमाउंट है, उसको बोल दिया जाता है सांद्रता। ऐसे बोलेंगे रिलेटिव अमाउंट जितनी ज्यादा होगा मतलब उसकी सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगी। रिलेटिव अमाउंट कम होगा तो हम बोलेंगे इस विलयन की सांद्रता भी कम है। चलिए अभी जो सांद्रता है ना, इस सांद्रता को बताने के लिए हमारे पास बहुत सारी इकाइयां हैं, 1 बाय 1 करके बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं सांद्रता की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता के इकाइयों की बात करें तो सांद्रता की इकाइयों के अंदर सबसे पहली जो हमारी इकाई है वो आती है नॉर्मलता। नॉर्मलता को बोला जाता है नॉर्मलिटी, इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है। नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है बच्चे, नॉर्मलता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखेंगे, विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलयन के ग्राम तुल्यांक अभी भी बताया था ना, ग्राम तुल्यांक होता है ग्राम में भार अपॉन तुल्यांक की भार। तो मैं सिंबल के रूप में लिखने जा रहा हूँ, नॉर्मलता की जगह लिखा मैंने एन, विलय के ग्राम तुल्यांक को लिखा मैंने विलय का ग्राम में भार अपॉन विलय का तुल्यांक की भार इंटू 1 बटा आयतन लीटर में। ये लीजिए नॉर्मलता का फॉर्मूला बना दिया। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बना, नॉर्मलता n बराबर W अपॉन E इंटू 1 अपॉन V इन लीटर। ये देखो यहाँ स्मॉल w क्या है, ये विलय का ग्राम में भार है, E क्या है विलय का तुल्यांक की भार है और V विलयन का आयतन है। ये तो आयतन हमने किस में लिया, लीटर में। आप चाहो तो आयतन मिलीलीटर में ले लो, अगर आप आयतन मिलीलीटर में ले रहे हो तो इस फॉर्मूले को फिर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मलता बराबर ग्राम में भार अपॉन तुल्यांक की भार इंटू 1000 अपॉन आयतन। अगर आपने फॉर्मूले में 1000 से गुणा कर दिया तो इस फॉर्मूले में आयतन आपको मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। ये लीजिए मिलीलीटर में आयतन लेना है, ठीक है। इसकी इकाई की बात करें, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये तो लिखा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है सॉरी इसकी इकाई होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या इसको ग्राम EQ का मतलब इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो लिखा ना EQ, इसका मतलब है ये हमने जो लिखा ना ये ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ, इसको मैंने ये Q है Q, ठीक है। ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक। चलिए जी, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या लिखा, नॉर्मलता बराबर है ग्राम में भार अपॉन तुल्यांक की भार इंटू 1 बटा आयतन लीटर में होता है। एक काम करते हैं,
ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा n इंटू वी, और n इंटू वी किसके बराबर आ गया, W अपॉन E के बराबर आ गया, और W अपॉन E तो ग्राम तुल्यांक होता है, तो इसका मतलब n इंटू वी भी ग्राम तुल्यांक होता है। तो देखो ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने का अभी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम में भार अपॉन तुल्यांक की भार, तो उसी का एक और फॉर्मूला बता दिया। आप नॉर्मलता को आयतन से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी ग्राम तुल्यांक ही मिलेंगे, तो हमने लिख दिया ना ग्राम तुल्यांक बराबर। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला तो मैंने बताया था ग्राम में भार अपॉन तुल्यांक की भार, उसके साथ साथ एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, नॉर्मलता को आयतन से मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा ग्राम तुल्यांक। नॉर्मलता इनटू आयतन, तो आयतन लीटर में लेना है। हाँ अगर आपने आयतन मिलीलीटर में ले लिया तो उसको ग्राम तुल्यांक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फिर मिलीग्राम तुल्यांक, आप ये भी बोल सकते हैं मिलीग्राम तुल्यांक। मिलीग्राम तुल्यांक कैसे निकलेंगे, वो जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता को आयतन से गुणा करना है और आयतन फिर मिलीलीटर में लेना है, ये लीजिए इसको बोलते हैं मिलीग्राम तुल्यांक। कई बच्चे इसको कई जगह इसको मिली तुल्यांक भी बोल दिया जाता है, तो मिली तुल्यांक या मिलीग्राम तुल्यांक एक ही बात है, बस इसमें क्या करना है, आयतन आपको लीटर की जगह मिलीलीटर में लेना है, और लीटर में लेते हो तो उसको बोल दिया जाता है ग्राम तुल्यांक। ठीक है जी। देखो आपने क्या किया, एक विलेन बनाया और विलेन बना के उसकी नॉर्मलता निकाली, सपोज नॉर्मलता का मान आ गया 1, नॉर्मलता का मान कितना आ गया 1, तो उस विलेन को बोल देंगे ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा विलेन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है। आपने विलेन की नॉर्मलता निकाली और नॉर्मलता का मान आ गया 1/2, उसको लिखेंगे अपन n/2, तो n/2 या नॉर्मलता 1/2 का मतलब उसको बोलते हैं सेमी नॉर्मल। अगर आपसे बोला जाता है कि हमारे पास एक सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो सेमी नॉर्मल का मतलब इसकी नॉर्मलता 1/2 है। मान लो विलेन की नॉर्मलता आ गई 1/10, उसको लिखने का तरीका होगा n/10, n/10 को बोलते हैं डेसी नॉर्मल, याद कर लेना। डेसी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलता 1/10 है। नेक्स्ट नॉर्मलता आ गई 1/100, 1/100 को बोल दिया जाता है सेंटी नॉर्मल। नॉर्मलता आ गई 1/1000, 1/1000 को बोला जाता है मिली नॉर्मल। अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास एक मिली नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसका मतलब ऐसा विलेन है जिसकी नॉर्मलता 1/1000 है। और देखो मान लो विलेन की नॉर्मलता आ गई 10, उसको लिखा जाएगा 10n, इसको बोला जाएगा डेका नॉर्मल, नॉर्मलता डेका नॉर्मल। ठीक है, मान लो विलेन की नॉर्मलता आ गई 1/5, इसको लिखा मैंने n/5, इसको बोलते हैं पेंटी नॉर्मल। और नॉर्मलता आ गई 5, उसको बोला 5n, इसको बोलता है पेंटा नॉर्मल। पेंटा नॉर्मल का मतलब 5n और पेंटी नॉर्मल का मतलब 1/5 n/5, ये इनको बोलने का तरीका होता है। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि हमारे पास एक पेंटा नॉर्मल विलियन है, तो जैसे आपसे बोला जाए पेंटा नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मलता का मान आपको 5 लेना होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता रहे थे सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाई के अंदर सांद्रता की जो इकाइयां हैं उसके अंदर पहली इकाई मैंने आपको बताई नॉर्मलता। अब सांद्रता की मैं आपको दूसरी इकाई बता रहा हूं जिसको बोलते हैं मोलरता। सांद्रता की दूसरी इकाई है मोलरता। मोलरता को लिखा जाता है मोलरिटी, इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है। इसके पहले बताया था नॉर्मलता, उसको बोलते हैं नॉर्मलिटी, उसको कैपिटल एन से लिखा। दूसरी इकाई हमारे पास है मोलरता, इसको बोलते हैं मोलरिटी, इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है। परिभाषा सुनो, नॉर्मलता की परिभाषा क्या बताई थी, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मोलरता की परिभाषा है 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। वहां होते थे विलेय के ग्राम तुल्यांक, यहाँ होंगे विलेय के मोल। तो परिभाषा लिखी हमने 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता का फॉर्मूला बनेगा मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलेयन का आयतन लीटर में लेना है। वहां क्या फॉर्मूला था, विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलेयन का आयतन लिया था। यहाँ पर विलेय के मोल आते हैं। मोल बराबर क्या लिखते हो, ग्राम में भार अपॉन अणुभार। तो मोलरता का फॉर्मूला बनेगा ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू 1 आयतन लीटर में लेना है। आयतन अगर मिलीलीटर में ले तो देखो नेक्स्ट में मैंने क्या किया, इसको 1000 से गुणा कर दिया तो ये हमारा आयतन मिलीलीटर में आ जाएगा। हाँ अगर हम इसके इकाई की बात करें तो इसकी इकाई आ जाएगी मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर इसकी इकाई आ जाएगी। ठीक है, देखो अगर मैं काम करता हूँ, ये जो देखना मैं ये जो आयतन है, इस आयतन को अगर मैं इधर गुणा कर दूं, आयतन को अगर मैं इधर गुणा कर दूं तो ये बनाएगा m इंटू वी, और ये किसके बराबर आ गया w अपॉन mw। ये तो मोल होता है। तो आप देख पा रहे हैं मोल का फॉर्मूला क्या है। मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला एक तो होता है ना ग्राम में भार अपॉन अणुभार, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा ये भी तो फॉर्मूला बन गया ना, मोलरता को आयतन से गुणा कर दो तो मोल आ जाएगा। तो वहां पर क्या किया था, इसके पहले क्या किया, नॉर्मलता को आयतन से गुणा किया तो ग्राम तुल्यांक आया। अगर मोलरता को आयतन से गुणा करेंगे तो मोल आ जाता है। तो ये तो है फॉर्मूला मोलरता। तो ये भी ध्यान रख लेना, मोल ज्ञात करने का आज एक नया फॉर्मूला और पता लग गया। मोलरता को आयतन से गुणा कर दो, ये भी हमको मोल देता है।
ठीक है जी। अब देखो आपको नॉर्मलता बता दी, मोलरता बता दी, इनके फॉर्मूले भी हमको लगभग एक जैसे नजर आ रहे हैं। एक में अणुभार आ रहा है, एक में तुल्यांकी भार आ रहा है, तो नॉर्मलता मोलरता के बीच में भी संबंध होता है। इनके बीच में क्या संबंध है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा मैंने नेक्स्ट, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है? नॉर्मलता बराबर है, नॉर्मलता का सूत्र है ग्राम्य भार अपॉन तुल्यांकी भार इंटू 1/आयतन लीटर में होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो तुल्यांकी भार है, इस तुल्यांकी भार की जगह लिख रहा हूँ अणुभार अपॉन वैलेंसी फैक्टर। देखो W की जगह W लिखा, E की जगह क्या लिखा, अणुभार इंटू वैलेंसी फैक्टर, और आयतन की जगह आयतन। ये तो क्या बन गया, ग्राम्य भार अपॉन अणुभार इंटू 1/आयतन। ये तो हो गया आपकी मोलरता। तो फॉर्मूला क्या बना, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, नॉर्मलता बराबर है मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंस फैक्टर के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था कि वैलेंस फैक्टर का जो मान होगा ना, कम से कम उसका मान होगा 1 या 1 से बड़ा ही होता है। तो वैलेंस फैक्टर या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा तो कभी भी नहीं होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो नॉर्मलता होगा, इस फॉर्मूले से देखें, इसकी जगह अगर आप 1 रखो या 1 से बड़ा रखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो नॉर्मलता का मान है वो या तो मोलरता के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। तो आप ध्यान रखना, नॉर्मलता की जो वैल्यू होती है ना, या तो मोलरता के बराबर होती है या हमेशा उससे बड़ी होती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके ये पॉइंट काम आता है। ठीक है जी, अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी सांद्रता की इकाई ले रहा हूं मैं, मोललता। पहले लिखी नॉर्मलता, दूसरी लिखी हमने मोलरता, तीसरी लेते हैं मोललता। वहां लिखा था मोलरता रता, यहाँ लिखा हमने मोललता लता। ये देख लीजिए, लता, उसको बोला था मोलरिटी, इसको बोलते हैं मोलरिटी। उसको लिखा था कैपिटल एम से, इसको लिखेंगे स्मॉल एम से। समझ लेना, स्मॉल एम से लिखा जाता है। इसकी परिभाषा देखो, मोलरता की परिभाषा क्या बताई थी, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इसकी परिभाषा है 1 किलोग्राम विलायक, सुनना, यहाँ विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। फॉर्मूला देखो, मोलरता बराबर, मोलरता किसके बराबर है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, वो किलोग्राम में लेना है। चलो जी, फॉर्मूला बना है, मोलरता स्मॉल एम बराबर, मोल की जगह लिखा ग्राम्य भार अपॉन अणुभार इंटू विलायक का भार। ये लिख दिया हमने कैपिटल डब्ल्यू से, और ये किलोग्राम में लेना है। हाँ, अगर विलायक का भार आप ग्राम में लेना चाहो तो 1000 से गुणा कर दो, तो फॉर्मूला बन गया मोलरता बराबर स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विलेय का ग्राम्य भार, कैपिटल ये जो MW लिखा है इसका मतलब विलेय का अणुभार, 1000 अपॉन कैपिटल W ग्राम, ये है विलायक का भार ग्राम के अंदर। ठीक है, अगर आप इसकी भी इकाई के बारे में सोचें, इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई लिखी जाएगी मोल प्रति किलोग्राम, मोल पर केजी। इसमें स्मॉल w क्या है, तो विलेय का ग्राम में भार है, और कैपिटल W विलेय का ग्राम में भार दे रखा है। ठीक है, देखो हमने नॉर्मलता बताया, एक नॉर्मलता बताया मैंने, एक तो नॉर्मलता बताया, एक मोलरता बताया। आप देख रहे हैं नॉर्मलता के सूत्र में भी, नॉर्मलता का जो फॉर्मूला है उसमें भी आयतन आता है, मोलरता का जो फॉर्मूला है उसमें भी आयतन आता है। आयतन तो ताप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप ताप बढ़ाओगे तो प्रसार होगा, आयतन बढ़ेगा। जबकि मोलरता के सूत्र के अंदर आयतन नहीं आता, उसमें केवल मात्रा ही मात्रा आती है। जो मात्रा होती है, जो भार होता है, वो ताप पे निर्भर नहीं करता। इसलिए बोल दिया जाता है कि जो मोलरता है, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता, इन तीनों में से मोललता सांद्रता की ऐसी इकाई होती है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान रखना। आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सी सांद्रता की इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो आप समझ लेना नॉर्मल। भाई अब कैसे देखना है कि जिसके फॉर्मूले में आयतन आता है वो ताप पर निर्भर करती है, जिसके फॉर्मूले में आयतन नहीं आता, मतलब केवल भार ही आते हैं, वो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। इससे हमको पता लग गया कि जो मोललता है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। लिख भी दिया हमने, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। चलो जी, यहां तक समझ गए। सांद्रता की अगली इकाई हम ले रहे मोलबिन। सांद्रता की जो अगली इकाई है वो हमने ले ली मोलबिन। मोलबिन के बारे में बात करते हैं। मोलबिन को बोला जाता है मोल फ्रैक्शन, इसको x से लिख दिया जाता है, मोलबिन x। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास एक मिश्रण है, उसके अंदर 2 घटक है, एक घटक A है और दूसरा घटक B है। 2 घटक को मिला के मिश्रण बना लिया। मैंने साथ में ये भी मान लिया, घटक A के मोल को लिखा मैंने Na और घटक B के मोल को लिखा मैंने Nb। देखो माना एक मिश्रण में 2 घटक A तथा B उपस्थित है, माना Na A के मोल है, Nb B के मोल है। हमारा जो घटक A है उसके मोल को हमने ले लिया Na, हमारा जो घटक B है उसके मोल को हमने ले लिया Nb। अब मोलबिन कैसे निकालते हैं, तो हमने बोला किसी घटक की मोलबिन, कोई भी घटक हो उसकी मोलबिन कैसे निकालते हैं, तो जिस घटक की मोलबिन निकाल रहे हो उस घटक के मोल लेने हैं, उसको कुल मोल का भाग लगाना है। तो लिखा हमने किसी घटक की मोलबिन बराबर घटक के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है,
जैसे आपको ए की मोल बिन निकालनी है तो ए की मोल बिन क्या होगी, ए की मोल अपॉन कुल मोल, तो एक्स ए बराबर आ जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर आपको एक्स बी निकालना है, अगर आपको एक्स बी निकालना है तो एक्स बी का मान होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। अगर आपको कुल मोल बिन निकालनी तो दोनों को जोड़ दो, कुल मोल बिन एक्स बराबर आएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, दोनों को जोड़ देना, मान आ जाएगा एक। तो हम बोल सकते हैं कुल मोल बिन का मान हमेशा एक होता है। ऐसे बता देता हूँ कि जैसे आपने बहुत सारे कंपोनेंट को मिला के एक मिश्रण बना लिया, तो जितने भी कंपोनेंट है हर कंपोनेंट की आप मोल बिन निकाल लो, पर उनका जब योग करेंगे तो सभी के मोल बिन का योग हमेशा एक आता है। अच्छा, मोल बिन का जो अधिकतम मान है वो एक ही होगा, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, मोल बिन जो है उसका मान 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होगा। हाँ, अगर कुल की बात करें तो वो 1 हो सकता है, तो मैंने लिख भी दिया मोल बिन x का मान 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या उससे छोटा होगा। बराबर कब होगा, जब कुल निकालेंगे। हाँ, अगर किसी घटक की निकाल रहे तो उसका मान हम कभी 1 नहीं आ सकता। 1 कब आएगा, जब आप उसकी कुल मोल बिन ज्ञात करोगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, ये हमने सांद्रता की कुछ इकाइयों के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है। एक दो इकाई और है, उनको भी डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन लिखा हमने, एक मिश्रण में 16 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 56 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। मिश्रण में प्रत्येक घटक का मोल भिन्न ज्ञात करो। ये सवाल आ गया हमारे पास में। ठीक है, एक सवाल बना रहे हैं। हमने आपसे बोलिया एक मिश्रण हमारे पास है, उस मिश्रण के अंदर 16 ग्राम तो ऑक्सीजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 56 ग्राम नाइट्रोजन है, और आपसे बोला जा रहा है कि मिश्रण के अंदर प्रत्येक जो घटक है उस प्रत्येक घटक का आपको मोल भिन्न ज्ञात करना है। अब सोचे देखो कैसे करेंगे सवाल को। देखें, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो मोल भिन्न के लिए आपको सबके मोल पता होना चाहिए। मोल निकालते सबके, सबसे पहले निकालते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल बराबर होता है ग्राम में बार अपॉन अणुभार। 16 है, अणुभार से डिवाइड करें। ठीक है, ये सवाल जनरली बच्चे का गलती हो जाता है, कारण सुन लो। ऑक्सीजन है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें 16 का भाग लगा देते हैं, तो इसके मोल आ जाएंगे 1। ठीक है, जबकि देखो अब इसने ऑक्सीजन बोला ना, ऑक्सीजन जो है वो कमरे के ताप पर किस रूप में पाया जाता है, O2 के रूप में पाया जाता है। इसका अगर ऑक्सीजन बोल रहा है तो आपको फिर यहाँ पर O2 मानना है, O नहीं मानना है। और O2 का मतलब O2, तो इसका जो अणुभार है वो 16 थोड़ी ना होगा, इसका अणुभार हो जाएगा 32। ठीक है, ये गलती तो बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो ऑक्सीजन के मोल हमारे पास आ गए 0.5 मोल आ गए ऑक्सीजन के, 0.5 मोल ऑक्सीजन के आ गए। ध्यान रखना, ये बहुत छोटी सी बात है, पर आप लोग इसमें गड़बड़ कर देते हो। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन के मोल। ये लीजिए हाइड्रोजन के मोल, मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल ग्राम में बार हमको दे रखा है 2 अपॉन अणुभार। हाइड्रोजन का H2 लेना है, इसका अणुभार कितना हो 2, तो हम बोल देंगे हाइड्रोजन का मोल हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम मोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मोल, नाइट्रोजन के मोल ग्राम में भार कितना है 56 दे रखा है। अणुभार, नाइट्रोजन का अणुभार होता है 28, तो इसके मोल अगर देखें इसके 2 मोल आ जाएंगे। ये तो इनके मोल निकाल लिए। हमसे मोल भिन्न पूछी जा रही है तो मोल भिन्न निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीजन की मोल भिन्न। अभी भी क्या बताया था, मोल भिन्न क्या होगी, उसके मोल अपॉन कुल मोल। तो ऑक्सीजन के मोल कितने हमारे पास में 0.5 है अपॉन कुल मोल। कुल मोल कितना होगा 0.5 प्लस 1, तो ये आएगा 1.5। 1.5 और 2 किया तो बनेगा 3.5। तो कुल मोल हमारे पास में है 3.5, तो ये आ जाता है 5/35। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं ना 1/7। तो 1/7 तो हमारे पास ऑक्सीजन की मोल भिन्न आ गई है। नेक्स्ट हम ज्ञात करते हैं, मोल भिन्न निकालते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का मोल भिन्न, हाइड्रोजन का मोल भिन्न क्या होगा, हाइड्रोजन का मोल वो तो 1 है अपॉन
कुल मोल ये हमारे पास है 3.5, ठीक है, तो 1/3.5 इसको लिखा जा सकता है 10/35, 10/35 आ गया। अगर 5 से देखें तो ये आ जाएगा 5 से 2 बार 2/7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर मोलबिन निकालने बैठे हैं, और वो भी किसके लिए, नाइट्रोजन का मोलबिन, ये तो हाइड्रोजन का मोलबिन है H2। नाइट्रोजन का मोलबिन क्या होगा, तो नाइट्रोजन का हमने 2 मोल ले लिया, कुल मोल हमारे पास कितने 3.5, इसको लिख सकते हैं ना 20/35, ठीक है। इसको सोल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 4/7, या 4/7 आ जाता है, ठीक है जी। अब देखो, अब आपको मान लो आपको लगता है कि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना, इसको चेक करना, तो आप ये तो जानते हैं ना कि जितने भी कंपोनेंट है उन सब की मोलबिन का योग 1 आना चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं, कुल मोलबिन, ऑक्सीजन की मोलबिन कितनी है 1/7 है, हाइड्रोजन की मोलबिन कितनी है तो वो 2/7 है, और नाइट्रोजन का मोलबिन ये हमारे पास 4/7 है, और ये आ जाएगा 7/7 = 1। तो कुल मोलबिन हमारी 1 आ रही। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमने एकदम सही सोल्व किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं 214.2 214.2 ग्राम शर्करा विलेन में 34.2 ग्राम शर्करा उपस्थित है। ज्ञात करो नंबर 1। अब हमको जो ज्ञात करना है, नंबर 1 हमसे पूछ रहा है ये मोललता। पहला पॉइंट हमसे पूछा गया मोललता, दूसरा हमसे पूछा जा रहा है सेकंड हमसे पूछा जा रहा है विलेय तथा विलायक की मोलबिन। हमसे बोला जा रहा है विलेय और विलायक की मोलबिन क्या होगी, ठीक है जी। देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपसे बोला गया 214.2 ग्राम आपका शर्करा विलेन है, उसके अंदर 34.2 ग्राम शर्करा है। इसका मतलब शर्करा को हमने जल में घोल के एक विलेन बनाया जिसको बोलते हैं हम शर्करा विलेन। तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, इसने हमको दे रखा है विलेन का भार, तो विलेन का जो भार है वो हमको दे रखा है 214.2 ग्राम, ये तो हमारे पास विलेन का भार है। दूसरा विलेय का भार देखें, विलेय का भार, अगर हम विलेय की भार की बात करें तो विलेय का भार हमको दे रखा है 34.2 ग्राम, ये हमारे पास विलेय का भार आ गया, ठीक है। यहाँ से हम विलायक का भार निकाल लेते हैं। विलायक का भार, अब विलायक के लिए कुछ भी नहीं बोला गया, इसका मतलब विलायक हम जल मान के ही बात कर लेंगे। विलायक का भार यह जाएगा विलेन का भार 214.2, इसमें से 34.2 को माइनस कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाता है 180 ग्राम। ये लीजिए विलायक का भार आपके पास 180 ग्राम आ गया। तो आपके पास विलायक कितना आ गया 180 ग्राम आ गया, ठीक है। अब आपको मोललता निकालनी है। अच्छा मोलबिन निकालनी है, तो मोलबिन निकालने के लिए तो मोलों की जरूरत पड़ती है, तो मैं मोल निकाल लेता हूँ। चलो देखिए मोल निकालता हूँ मैं। एक तो विलेय की मोल, विलेय का मतलब शर्करा की मोल, ये क्या होगा, इसका ग्राम भार 34.2 अपन अणुभार होता है इसका 342, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। शर्करा होता है ना C12H22O11, ये शर्करा होती है। शर्करा का फॉर्मूला होता है C12H22O11 होता है। आप इसका अणुभार निकालेंगे शर्करा का, अगर अणुभार आप निकालते हैं, इसका जो अणुभार है वो 342 आता है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। तो शर्करा के मोल कितना आ गए 0.1 आ गए। जल के मोल निकाल लेते हैं। जल के मोल ये लीजिए, जल का मोल, जल कितना हमारे पास 180 ग्राम है, जल का अणुभार होता है 18, तो जल के मोल आ गए हमारे पास में 10, ठीक है जी। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला पूछा हमसे मोललता, पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है मोललता किसके बराबर लिखवाई थी, मोललता का सूत्र क्या लिखवाया था, मोललता का सूत्र था ना विलेय के मोल अपॉन
विलायक का भार। हाँ, अगर विलायक का भार आप ग्राम में ले रहे हो तो फिर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो है विलय के मोल। देख लीजिए, अब विलय का मोल कितना लिया हमने, विलय का मोल हमारा 0.1 है, तो 0.1 तो हमारा विलय का मोल आ गया। 1000 की जगह हमने 1000 लिख दिया अपन विलायक का भार। विलायक हमारा आ रहा 180 ग्राम की। तो इसको सोल्व करें, पॉइंट को हटा देते हैं, 0000 दिया जाता है 10/18। ठीक है, ये हमारे ये होता है ना 1000/18, 1000/18 इस केमिस्ट्री हमारे बहुत बार काम आता है। 1000 में 18 का भाग लगाने का हमें कई बार जरूरत पड़ेगी। और 1000/18 जो होता है ना 55.5 आता है, डिवाइड करके देख लेना। तो यहाँ तो 10/18 है ना, तो ये आ जाएगा 0.55। ये लीजिए, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 0.55 आ जाएगा। वो ध्यान रख लेना, अपने बहुत काम आता है। आप डिवाइड करके देख लो, 0.55 आता है। ठीक है जी, ये तुमने पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है, आज सेकंड आपसे पूछ रहा है विलय के मोल। ये लीजिए विलय के मोल, तो विलय के मोल विलय के मोल में क्या होगी, विलय के मोल हमारे पास 0.1 है, कुल मोल क्या होगा 0.1 प्लस 10। इसको सोल्व करें तो आ जाता है 0.1/10.1, ये आ जाता है भाई 1/101। ये विलय की मोल बिन आ गई। दूसरा आपको चाहिए विलायक की मोल बिन। ये लीजिए, नेक्स्ट हम ले रहे हैं विलायक की मोल बिन। विलायक की मोल बिन क्या होगी, या तो कुल मोल बिन 1 होती है ना, तो 1 में से माइनस कर दो। तो ये लीजिए 1 में से हमने माइनस कर दिया, 1/101। आप सॉल्व कर लेना, ये 100/101, ये इनका आंसर आ जाता है। ठीक है, आया समझ में? बच्चों, हम सांद्रता की इकाइयों के बारे में बात कर रहे थे। सांद्रता की जो इकाई है हमने अभी तक डिस्कस कर ली है। नॉर्मलता, मोलरता और मोलविन, 4 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट सांद्रता की इकाई हमारे पास है 5वें नंबर की इकाई मैंने ली प्रतिशतता के रूप में। कई बार क्या होता है, ये जो सांद्रता है ना, ये हमको प्रतिशतता के रूप में दे रखे हैं। 5 पॉइंट है प्रतिशतता के रूप में। इसके भी 3 पॉइंट लिए मैंने, 1 2 3 करके 3 पॉइंट ABC करके हम 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ए लिया मैंने भार प्रतिशत, इसमें भी ए हम ले रहे हैं भार प्रतिशत। भार प्रतिशत को ही बोल दिया जाता है W/W%। या तो इसको बोलते हैं भार प्रतिशत, या इसको बोल देते हैं W/W%, या इसको बोल देते हैं भार प्रतिशत। ये भी बोल दिया जाता है इसको भार प्रतिशत। ठीक है, W/W जो परसेंट है या भार प्रतिशत है या जो भार प्रतिशत है, इसका फॉर्मूला होता है W/W% बराबर विलय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। इसके लिए फॉर्मूला होता है W/W% बराबर लिखा हमने विलय का भार अपॉन विलयन का भार मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज हमको दे रखा है 40% W/W/4, 40% W/W/4 है। अब मैं आपको ये समझाना है कि जो 40% W/W/4 है, इसका मतलब क्या होगा। तो 40% W/W/4 का मतलब ये होगा कि जो 40 ग्राम H2SO4 है, 40 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। विलय का भार 40, विलयन का भार 100। अगर आपसे पूछा जाए विलय के कितना होगा, तो बोल देंगे विलय तुम्हारा फिर 60 ग्राम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 40 ग्राम H2SO4 या विलय 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। या आप ये भी बोल सकते हैं 40 ग्राम H2SO4 या 40 ग्राम विलय 60 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। ठीक है, इसको लिख दिया हमने 40 ग्राम H2SO4, जिसको लिया हमने विलय 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। या सब हो सकते हैं 40 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। ये मतलब होता है इस W/W% का। ठीक है, ये तुमने इसका ए पॉइंट समझा दिया। बी बताता हूँ। ए हमारे पास W/W% है, बी हमारे पास होता है आयतन प्रतिशत। ए था भार प्रतिशत, बी लिख रहा हूं मैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को बोलते हैं V/V%, या इसको बोल दिया जाता है आयतन प्रतिशत। एक बताया ना, दूसरा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। पहला क्या लिया हमने W/W का मतलब विलय का भी भार लेना है, विलयन का भी भार लेना है। V/V का मतलब क्या हुआ, विलय का भी आयतन लेना है और विलयन का भी आयतन लेना है। तो देखो फॉर्मूला अपने आप बन गया। V/V% किसके बराबर होगा, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाय 100। मान लो आपको दे रखा है 40% V/V H2SO4 का विलयन दे रखा है, 40% V/V H2SO4 का विलयन दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ 40 मिलीलीटर H2SO4 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। ये मतलब होगा इसका 40 मिलीलीटर H2SO4 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। या आप ये भी बोल सकते हैं 40 मिलीलीटर H2SO4 60 मिलीलीटर विलायक में उपस्थित है। तो हमने आपको ए पॉइंट बता दिया, बी पॉइंट बता दिया। ए हमने बता दिया भार प्रतिशत, बी बता दिया आयतन प्रतिशत, और जो सी बताने जा रहा वो है भार आयतन प्रतिशत। तो सी पॉइंट है हमारे पास में।
80 पॉइंट हमने ले लिया। भार आयतन प्रतिशत, या इसको बोल दिया जाता है W/V%। W/V, W का मतलब भार लेना है, V का मतलब आयतन लेना है, मतलब विलय का तो भार लेना है और विलयन का आयतन लेना है। ठीक है, तो W/V% का फॉर्मूला क्या बनेगा? W/V% बराबर विलय का भार अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाय 100। विलय का भार अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। ये जो होता है ना W/W या W/V या V/V, इसमें आगे वाला विलय का होता है और पीछे वाला विलयन का होता है। अगर दोनों जगह W/W है तो दोनों को भार लेना है, अगर दोनों जगह V/V है तो दोनों का आयतन लेना है। अगर W/V है तो W का मतलब भार, V का मतलब आयतन लेना। ये सीधी सीधी ट्रिक बता दी मैंने आपको। हाँ, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख देता हूं मैं 40% W/V/4, 40% W/V/4। इसका मतलब ये होगा 40 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। अब आप कहेंगे विलायक निकालना हो, तो देखो विलयन का आयतन दे रखा है, विलय का भार दे रखा है। अगर आपको विलायक निकालना हो तो फिर यहाँ पर हमको जरूरत पड़ती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी की मदद से हम क्या करते हैं, जो विलयन का आयतन है उस विलयन का आयतन से विलयन का भार बना के और फिर विलयन के भार में से विलय का भार माइनस करेंगे तो विलय का भार रहता है। मतलब फिर क्वेश्चन हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, वहां पर हमको जरूरत पड़ती है डेंसिटी की। जैसे एक क्वेश्चन आगे मैं आपको बताऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सांद्रता की हम इकाइयां बता रहे थे, इसमें 5 इकाई बता दी, एक इकाई और होती है, इकाई नंबर 6, ये होती है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm, और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, इसको बोला जाता है ppb। एक तो होता है ppm, एक होता है ppb। देखो ppm का फॉर्मूला क्या होता है? ppm का फॉर्मूला होता है विलय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 10⁻⁶, और जो ppb है इसका फॉर्मूला है विलय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 10⁹। बस इतना सा अंतर है। यहाँ पर 10 की घात 6 है, वहां 10 की घात 9 है। याद करने का आसान तरीका, 10 की घात 6 को उल्टा करते हैं तो 9 बन जाता है। ये लीजिए 10⁻9 बन गया। ठीक है, तो जो ppm है उसमें 10⁻6 आता है और ppb के अंदर 10⁻9 आता है। ठीक है, देखो अब आप कहेंगे जो ppm में सांद्रता हम कब बताते हैं? तो अगर ऐसा होता है आपने एक विलयन बनाया और विलयन के अंदर विलय की मात्रा नगण्य मात्र हो, विलयन के अंदर विलय की मात्रा नगण्य मात्र हो तो वहां सांद्रता बताई जाती है ppm में, और ज्यादा नगण्य हो तो फिर बता दी जाती है ppb के अंदर। तो अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि ppm और ppb में सांद्रता कब बताते, तो बोल देना जब विलयन के अंदर विलय की मात्रा बहुत ही कम हो, नगण्य मात्र हो, तो ऐसे विलयन की सांद्रता हम ppm और ppb में बताते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, ये जो पॉल्यूशन होता है ना, तो पॉल्यूशन को भी हम ppm और ppb में मेजर करते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन के अंदर क्या, एयर के कंपैरिजन में पॉल्यूशन तो नेग्लिजिबल है। दूसरा आपने देखा होगा कि जल के अंदर जो हार्डनेस होती है ना, जो कठोरता होती है, उसको भी ppm से बताया जाता है, क्योंकि जल के कंपैरिजन में वो जो हार्डनेस है, वो जो कठोरता है, वो तो नगण्य मात्र होती है। इसलिए बोलते हैं अगर विलय की मात्रा नगण्य मात्र हो तो वहां जो सांद्रता है वो हम ppm और ppb से दर्शाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इस पर कुछ छोटे छोटे से सवाल है, उनको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखें, पहला सवाल हमने ले लिया, 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता तथा मोलरता ज्ञात करो। नॉर्मलता ज्ञात करो, ये लीजिए, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बता दिया, विलय का ग्राम में भार अपॉन तुल्यांकी भार इंटू 1000 अपॉन आयतन मिलीलीटर में, ये फॉर्मूला बता दिया। विलय का ग्राम में भार वो तो हमको दे रखा है 4.9, विलय का तुल्यांकी भार H2SO4 का अणुभार होता है 98, H2SO4 का वैलेंस स्पेक्ट्रम होता है 2, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 आता है। तो तुल्यांकी भार की जगह लिखूंगा 49, 1000 की जगह 1000, आयतन दे रखा है 500, ये 500 दे रखा है। इसको सोल्व करके देखें, इससे 2 बार कैंसिल होगा और ये इससे हो जाएगा 10 टाइम्स। इसको सोल्व करें तो इसकी जो नॉर्मलता है ये आ जाती है 0.2, इसकी 0.2 नॉर्मलता आ जाती है। ठीक है, सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, ये मोलरता पूछ रहा है। मोलरता आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो जो मोलरता है वो लिखेंगे आप नॉर्मलता अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलता हमारे पास आ रही है 0.2, H2SO4 का वैलेंस फैक्टर होता है 2, इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 0.1, ये 0.1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्मूले से निकालना चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो। फॉर्मूला होता है ना मोलरता का, मोलरता का फॉर्मूला ग्राम में भार अपॉन अणु भार इंटू 1000 अपॉन आयतन मिलीलीटर में, ये लीजिए यही तो लिखा जाता है। ग्राम में भार की जगह लिखा मैंने 4.9, अणुभार की जगह लिखा 98, 1000 की जगह 1000 लिखे, अपॉन आयतन दे रखा है
500, आप इसको सोल्व करके देख लेना, ये पॉइंट 1 आ जाता है, ये पॉइंट 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, 3 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता ज्ञात करनी है हमको, विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता क्या होगी, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला बताओ पहले तो। मोलरता इस मोलन किसके बराबर होता है, विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार, और वो हमको ग्राम में लेना होता है। विलेय का ग्राम में भार हमको दे रखा है 3 ग्राम यूरिया, यूरिया का अणुभार होता है 60, 1000 की जगह हमने लिखा 1000 अपॉन विलायक का भार, और विलायक हमको दे रखा है 500 ग्राम की 500 ग्राम दे रखा है। इसको सोल्व करें तो 500 से ये चला जाएगा 2 बार, ठीक है। 60 6 अपॉन 60 मतलब 0.1, इसकी मोलरता आती है 0.1, के लीजिए आंसर 0.1, ठीक है। इसकी मोलरता है 0.1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 49%, क्वेश्चन समझना। 49% W/W यूरिया के जलीय विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है। विलयन की नॉर्मलता, मोलरता तथा मोलरता ज्ञात करो। अब आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 49% W/W, 49% W/W अभी समझाया था ना W/W, तो पहले तो समझते हैं 49% W/W का क्या तात्पर्य होगा। तो 49% W/W का मतलब ये होगा 49 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलेन में घुला हुआ है, ये लिखा हमने। 49 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलेन में घुला हुआ है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं 49 ग्राम H2SO4 51 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, क्योंकि विलेन 100 है और विलेय हमारा 49 है, तो विलायक हो जाएगा 51। और इसने बोला जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसका विलायक जल हो, उसको बोल दिया जाता है जलीय विलयन। अगर कहीं जगह जलीय विलयन लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका विलायक जल होता है। तो क्या क्या देखा हमने ये देखा कि विलेय का भार हमारे पास आ गया 49 ग्राम। दूसरा हमने क्या देखा, विलायक का भार आ गया हमारे पास 51, विलेन का भार आ गया 100। तो यहाँ से विलेन का आयतन निकाल लो। आयतन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी D बराबर होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर होगा मास अपॉन डेंसिटी। तो विलेन का आयतन क्या होगा, मास विलेन का 100, डेंसिटी को सवाल में दे रखे ना 1.2, तो 100 में 1.2 का भाग लगा दिया, तो ये हमारे पास विलेन का आयतन आ गया मिलीलीटर के अंदर। ये आयतन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको नॉर्मलता और मोलरता के लिए आयतन की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट हमने लिखा नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम में बार अपॉन तुल्यांक की बार इंटू 1000 अपॉन आयतन मिलीलीटर में। ग्राम में बार वो 49 ग्राम है, इसकी जगह लिखा 49, तुल्यांक की बार H2SO4 का 49 होता है, 1000 की जगह 1000 लिखा। आयतन ये निकाल लिया 100/1.2, तो 100/1.2 किया, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.2 आ जाता है। तो इससे मेरे को पता लगा इसकी नॉर्मलता आ जाती है 1.2, नॉर्मलता आ गई 1.2, ये लीजिए। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, मोलरता कैसे निकालेंगे। नॉर्मलता बराबर होती है ना मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलरता क्या होगा, नॉर्मलता अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलता 1.2, इस H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2, 1.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6, इसका मतलब इसकी मोलरता 0.6 आ जाएगी। देखो मैंने सोल्व भी कर रखी है, मोलरता 0.6 आ गई। तीसरा हमसे क्या पूछ रहा है, मोलरता कैसे निकालेंगे, विलेय का ग्राम में भार अपॉन अणुभार 1000 अपॉन विलायक का भार ग्राम में लेना है। तो देखो विलेय का ग्राम में भार 49 है, अणुभार 98 है, 1000 की जगह 1000 लिखा, विलायक का भार हमारे पास 51 है। आप इसको सोल्व करके देख लो, ये आपके पास आ जाएगा 1.96, ठीक है 1.96। इसको सोल्व किया मैंने, इस पॉइंट को हटा दिया, 10 लिखा, 49 से 98 दो बार कैंसिल होगा, ठीक है जी। इस 10 से इसका 10 गया, तो ये बचा हमारे पास में। इसको दोबारा से सोल्व करके देख लेते हैं, चलो ये लीजिए, लिख लेता हूं वापस से। विलेय का जो ग्राम में भार है, विलेय का ग्राम में भार आपको कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, अणुभार 98 दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 की जगह हमने 1000 लिखा, और विलायक का भार हमको दे रखा 51, ये 51 आ जाएगा, ठीक। आप इसको सोल्व करके देखें, हमारे पास यही था ना, विलेय का ग्राम में भार 49, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो ये 49 इससे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और 2 से अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा हमारा पास में 500 टाइम, तो
तो इसको लिखा जाएगा 500/51, 500/51, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, 500 को 51 से डिवाइड करें तो 500/50 होता, 500/50 होता तो 10 आ जाता। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 10 से थोड़ा सा कम ही आता है। ठीक है, अगला सवाल लिया मैंने। नेक्स्ट, 2 ग्राम यूरिया 1000 किलोग्राम विलेन में घुला हुआ है, विलेन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो। अगला सवाल जो मैंने आपसे सांद्रता पूछी है, सांद्रता पूछी पीपीएम के अंदर। पीपीएम का फॉर्मूला क्या बताया था? विले का ग्राम में भार अपॉन विलेन का भार। विले का ग्राम में भार 2 ग्राम, 2 ग्राम में दे रखा है, अपॉन क्या लिखवाया था? विलेन का भार। तो विलेन का भार 1000 किलोग्राम है तो इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, भी ग्राम हो गया, इंटू 10⁶, 1000 इंटू 1000 10⁶, और ये 10⁶ कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 2 ppm। इसका मतलब ये जो सवाल दिया है इसकी जो सांद्रता है वो बन जाएगी 2 ppm। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। एक सवाल और लिया मैंने, सवाल ये लिया, निम्न अभिक्रिया में H3PO4 का तुल्यांकीय भार क्या होगा? निम्न अभिक्रिया दे रखी है, 3 सवाल बना दिए और आपसे पूछा जा रहा है H3PO4 का तुल्यांकीय भार क्या होगा। देखो, अगर मान लो सवाल ऐसे आता H3PO4 का तुल्यांकीय भार क्या होगा, तो हम H3PO4 का अणुभार निकाल के उसकी क्षारकता का भाग लगा देते, और H3PO4 की क्षारकता होती है 3, अणुभार होता है 98। अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है H3PO4 का तुल्यांकीय भार क्या होगा, तो उत्तर देना है 98/3। अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है H3PO4 का तुल्यांकीय भार क्या होगा, तो आंसर देना है 98/3। पर सवाल क्या पूछा जा रहा है? निम्न अभिक्रियाओं में H3PO4 का तुल्यांकीय भार क्या हो गया? अभिक्रिया देख के बताना। देखो, अभिक्रिया क्या दे रखी है? H3PO4 अम्ल है, NaOH क्षार है, यानी अम्ल की क्षार से क्रिया हो रही है, और अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ये लवण और जल बना लिया। देखो, इस अभिक्रिया में क्या हुआ? H3PO4 आप शायद जानते होंगे, H3PO4 3 H+ आयन त्यागने की क्षमता रखता है। पर इस अभिक्रिया में हुआ क्या? देखो उधर H3PO4 से क्या बनाया? NH2PO4 बनाया। इसका मतलब आप देख सकते हैं जब इसने ये बनाया तो इसने कितने H+ आयन त्याग दिए। आपको ये देखना है भाई, आप क्या करते हो? तुल्यांकीय भार निकालने के लिए क्या करोगे? अणुभार को वैलेंसी वेक्टर से डिवाइड करोगे। वैलेंसी वेक्टर क्या बताया था? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, कितने H+ आयन वो त्यागता है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में देखा जाए, आप तीनों अभिक्रिया ध्यान से देखो। एक तो आप ये अभिक्रिया देख लीजिए, एक तो ये अभिक्रिया देख लो, एक आप इस अभिक्रिया पे आ जाइए और एक आप इस अभिक्रिया पे आ जाइए। तीनों अभिक्रिया को ध्यान से देखो। देखने से क्या पता लग रहा है? पहली वाली अभिक्रिया में H3PO4 से क्या बना? NH2PO4 बना। मतलब आप देख पा रहे हैं एक H+ आयन त्यागा इसने। दूसरी अभिक्रिया में H3PO4 से Na2HPO4 बना, इसका यहां से यहां तक गए, 2 H+ आयन त्याग दिए। तीसरी अभिक्रिया में H3PO4 से Na3PO4 बना, इसका मतलब इसने तो तीनों ही H+ आयन त्याग दिए। इसका मतलब यह हुआ पहले अभिक्रिया के अंदर एक H+ आयन दे रहा है, तो इस अभिक्रिया में इसका वैलेंस स्पेक्ट्रम 1 लेंगे। दूसरी अभिक्रिया में इसने 2 H+ आयन त्याग दिए, तो इसमें इसका वैलेंस स्पेक्ट्रम 2 लेंगे। और तीसरी अभिक्रिया में तीनों H+ आयन दे दिए, इसमें वैलेंस स्पेक्ट्रम 3 लेंगे। उसका मतलब इन तीनों अभिक्रियाओं के अंदर H3PO4 का तुल्यांकीय भार अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब पहला जो अभिक्रिया है उसमें तुल्यांकीय भार क्या लिखेंगे? 98 अपॉन तुल्यांकीय भार अपॉन वैलेंस स्पेक्ट्रम, और वैलेंस स्पेक्ट्रम 1 है तो पहले एक आंसर देंगे 98। दूसरे में दूसरे अभिक्रिया में तुल्यांकीय भार क्या लिखोगे? 98 अपॉन वैलेंस स्पेक्ट्रम 2 है, इसका मतलब सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा 49। और तीसरे की बात करें तो तुल्यांकीय भार बराबर 98 में हम 3 का भाग लगाएंगे, तो ये लीजिए ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हमारी आदत क्या होती है? H3PO4 बोलते ही बोलेंगे 3 का भाग लगा दो। अभिक्रिया भी तो देख लो ना, इस अभिक्रिया में से कितने प्रोटॉन दिए। हाँ, अभिक्रिया नहीं दे रखी हो और आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है H3PO4 का तुल्यांकीय भार क्या होगा, अभिक्रिया नहीं दे रखी है, तो फिर आंसर देना है 98/3। मतलब उस केस में हम मान के चलते हैं कि तीनों की तीनों H+ आयन त्याग देता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको तुल्यांकीय भार सिखा दिया, मैंने आपको तुल्यांकीय भार सिखा दिया, मैंने आपको ग्राम तुल्यांक बता दिया, तुल्यांकीय भार तो बता ही दिया, परिभाषा बताई थी मैंने आपको। ठीक है, ग्राम तुल्यांक मैंने क्या सिखाया? ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ना ग्राम में भार अपॉन तुल्यांकीय भार, या ग्राम तुल्यांक ये भी तो होता है ना नॉर्मल 10 आयतन लीटर में, ये भी ग्राम तुल्यांक होता है। अब मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ ग्राम तुल्यांक का नियम क्या है, या ऐसे हो सकता है तुल्यांक नियम। तो नेक्स्ट हमने लिखा तुल्यांक नियम, या ऐसे हो सकता है ग्राम तुल्यांक का नियम। अब ग्राम तुल्यांक का नियम क्या कहता है? तो देखो, इसको सबसे पहले ग्राम तुल्यांक का नियम सबसे पहले लगाया मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए।
ग्राम तुल्यांक का नियम सिखा रहा हूं। ग्राम तुल्यांक का नियम सबसे पहले लगा रहा हूं एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, तो लिखा हमने अभिक्रिया के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए ग्राम तुल्यांक का नियम क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? क्रियाकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो तुल्यांक नियम क्या कहता है? तो क्रियाकारक के, जैसे मान लो दो क्रियाकारक है, तो ये क्या बोलता है कि उन दोनों के समान ग्राम तुल्यांक आपस में क्रिया करके उतने ही ग्राम तुल्यांक उत्पाद बनाते हैं। देखो क्या लिखा मैंने अभिक्रिया के लिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों के समान ग्राम तुल्यांक आपस में क्रिया कर उतने ही ग्राम तुल्यांक उत्पाद बनाते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो एक अभिक्रिया दे रखी है, A प्लस बी से हमने C प्लस डी बना दिया। ये जो कैपिटल ABCD है ये तो क्रियाकारक उत्पाद है और स्मॉल ABCD उनके रस समीकरण में थी गुणांक के। तो A और B क्रियाकारक है और C और D हमारे उत्पाद है। ये लीजिए, कैपिटल A कैपिटल B तो हमारे क्रियाकारक है और कैपिटल C कैपिटल D हमारे उत्पाद है और जो स्मॉल ABCD है ये इनके रस समीकरण में थी गुणांक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए तुल्यांक नियम क्या कहता है? इसका तुल्यांक नियम कहता है कि A का जितना ग्राम तुल्यांक A का होगा ना उतने ही ग्राम तुल्यांक वो B से क्रिया करके और सेम ग्राम तुल्यांक C के बनाएगा और उतने ग्राम तुल्यांक वो D के बनाएगा। ऐसे बोल सकते हैं A का ग्राम तुल्यांक बराबर B का ग्राम तुल्यांक बराबर C का ग्राम तुल्यांक बराबर D का ग्राम तुल्यांक। ऐसे बोल सकते हैं क्रिया करके समान ग्राम तुल्यांक आपस में क्रिया करके उतने ही ग्राम तुल्यांक उत्पाद बनाते हैं। और जब भी हम तुल्यांक नियम लगाते हैं, आपने देखा इस रस समीकरण में गुणांक का तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो तुल्यांक नियम का ये फायदा है, सवाल को सोल्व करने के दो रास्ते हैं। एक तो मोल होता है, तो मोल से जब सवाल बनाते हैं ना रस समीकरण मिति से, तो वहां तो क्या करना पड़ता है, इस रस समीकरण मिति गुणांक को कंसिडर करना पड़ता है। पर अगर हम तुल्यांक नियम लगा रहे तो तुल्यांक नियम में आपने देखा गुणांक की जरूरत नहीं पड़ती। तो तुल्यांक नियम तो क्या बोलता है कि क्रियाकारक के समान ग्राम तुल्यांक क्रिया करके उतने ग्राम तुल्यांक उत्पाद बनाते हैं। हाँ, अगर इसके लिए आप मोल लगाते हैं ना, तो मोल कंसेप्ट पता है क्या कहता है? मोल तो ये बोलता है कि क्रियाकारक A के A मोल क्रियाकारक B के B मोल से क्रिया करके C का C मोल बनाएगा और D का D मोल बनाएगा। आपने देखा मैंने रस समीकरण में तो गुणांक काम में लिए। ये कब? जब मैं स्टोइकोमेट्री से सवाल बनाऊंगा। इसका मतलब उसी सवाल को सोल्व करने के दो रास्ते हैं, या तो आप स्टोइकोमेट्री से बना लो या फिर आप ग्राम तुल्यांक लगा दो। अगर स्टोइकोमेट्री से बनाओगे तो हम बना चुके हैं, अगर ग्राम तुल्यांक से बनाओगे तो ग्राम तुल्यांक का तो सीधा सीधा नियम है, क्रियाकारक के समान ग्राम तुल्यांक आपस में क्रिया करके उतने ग्राम तुल्यांक उत्पाद बना लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ग्राम तुल्यांक क्या होगा? तो ग्राम तुल्यांक होता है ना ग्राम में भार अपन तुल्यांक की भार। तो A का ग्राम तुल्यांक लिखा हमने WA अपॉन E है, B का ग्राम तुल्यांक WB अपॉन EB, C का ग्राम तुल्यांक WC अपॉन EC और D का ग्राम तुल्यांक आ गया WD अपॉन ED। ये मैंने सबके ग्राम तुल्यांक को बराबर कर दिया। ये मैंने तुल्यांक नियम लगाया एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई एक कंपाउंड दे रखा हो और उस यौगिक के अंदर ग्राम तुल्यांक कैसे लगाओगे। मैंने लिखा यौगिक के लिए हमारे पास एक यौगिक है MXNY। तो यौगिक आपके पास MXNY है, तो यौगिक कैसे बना? M और N आपस में क्रिया करके आपका यौगिक बना रहे MXNY। तो क्रिया किस किस के बीच में हुई? क्रिया तो M और N ने आपस में करी ना। तो ग्राम तुल्यांक क्या कहता है? M के ग्राम तुल्यांक N के ग्राम तुल्यांक से, जितने M के ग्राम तुल्यांक होंगे वो उतने ही N के ग्राम तुल्यांक से क्रिया करके उतने ग्राम तुल्यांक MXNY बना लेगा। आप ऐसे बोल सकते हैं M के ग्राम तुल्यांक बराबर N के ग्राम तुल्यांक बराबर MXNY के ग्राम तुल्यांक। ऐसे बोल सकते हैं M और N के समान ग्राम तुल्यांक, M और N के समान ग्राम तुल्यांक आपस में क्रिया करके उतने ग्राम तुल्यांक यौगिक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। तीसरा मैंने लगा दिया उदासीन अभिक्रिया के लिए ग्राम तुल्यांक का नियम लगा रहा हूं। उदासीन अभिक्रिया, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं। तो जो अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल है, अम्ल को क्षार में मिलाया, अम्ल को क्षार में मिलाएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जहां कहीं पर भी अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। वो तो वही बात है कि अभिक्रिया और अभिक्रिया में बोला था ना क्रियाकारक के समान ग्राम तुल्यांक, इसका मतलब जितने ग्राम तुल्यांक अम्ल के होंगे उतने ग्राम तुल्यांक क्षार के उससे क्रिया करेंगे। तो उदासीकरण अभिक्रिया के लिए अच्छा एक बात और बता देते हैं, पूर्ण उदासीकरण के लिए क्या होता है। जैसे आपने अम्ल के 5 ग्राम तुल्यांक लिए, तो अम्ल के 5 ग्राम तुल्यांक को पूर्ण उदासीन करने के लिए क्षार के भी 5 ग्राम तुल्यांक के लगेंगे। जैसे आपने अम्ल के लिए 10 ग्राम तुल्यांक, तो 10 ग्राम अम्ल के ग्राम तुल्यांक को पूर्ण उदासीन करने के लिए क्षार के भी 10 ग्राम तुल्यांक लगेंगे। इसका मतलब जब भी अम्ल क्षार अभिक्रिया देखनी हो तो क्या काम करें, अम्ल और क्षार के दोनों के ग्राम तुल्यांक को बराबर कर दो। ये लिखा ना मैंने, अम्ल के ग्राम तुल्यांक बराबर क्षार के ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक होता है ना NV,
तो आप इसे लिख दो। अम्ल के लिए बोल दिया N1V1, क्षार के लिए बोल दिया आपने N2V2, तो आप इसको बोल सकते हैं N1V1 बराबर N2V2। ठीक है, ये हमने आपको ग्राम तुल्यांक का नियम समझा दिया। अब इसमें सवाल कैसे बनेंगे, तो चलिए जी सवाल भी बताते हैं आपको। पहला सवाल देखो, पहला सवाल हमने ले लिया 98 ग्राम H2SO4 को उदासीन करने के लिए 98 ग्राम H2SO4 को उदासीन करने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्या काम करें, हम H2SO4 के ग्राम तुल्यांक और NaOH के ग्राम तुल्यांक, हम H2SO4 और NaOH दोनों के ग्राम तुल्यांक को बराबर कर देते हैं। चले जी, दोनों के ग्राम तुल्यांक को बराबर करें। अब देखो, अब ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका क्या है, आप चाहो तो W/E लिख दो और आपकी इच्छा है तो आप N/V लिख दो, जो भी सवाल में दे रखा है। अब यहाँ H2SO4 की मात्रा है, तो ग्राम तुल्यांक के लिए क्या लिखा जाएगा, ग्राम में भार अपॉन तुल्यांक की बार 49, इसकी ग्राम तुल्यांक आ गया। NaOH की मात्रा पूछ रहा है, मात्रा हमने बोल दिया W है, तुल्यांक की बार इसका होता है 40, इसको सोल्व करके देखें 49 से आ जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से W बराबर हमारे पास आ रहा है 80 ग्राम, हम बोल देंगे 80 ग्राम NaOH की जरूरत पड़ जाएगी। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, ये एक ग्राम तुल्यांक की एप्लीकेशन बता दी। ठीक है, और देते हैं सवाल आपको। अगला भी सवाल मैंने इसी प्रकार का लिया है। अगला सवाल देखिए, 4 ग्राम NaOH को उदासीन करने के लिए 0.2 m H2SO4 के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। वही NaOH H2SO4 का उदासीकरण हो रहा है, तो क्या काम करें, दोनों के ग्राम तुल्यांक को बराबर कर देते हैं। तो चलिए जी बराबर करते हैं, तो हम लिख देते हैं NaOH के ग्राम तुल्यांक, NaOH के ग्राम तुल्यांक बराबर H2SO4 के ग्राम तुल्यांक, दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर देते हैं। ठीक है, NaOH के ग्राम तुल्यांक, NaOH का ग्राम में भार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, इसका तुल्यांक की बार तो 40 होता है, ये तो इसके ग्राम तुल्यांक आ गया। उधर क्या लिखा, H2SO4 के ग्राम तुल्यांक। अब H2SO4 के ग्राम तुल्यांक हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखी मोलरता, तो ग्राम तुल्यांक क्या करें, अब मोलरता 0.2 है, तो इस मोलरता से हम नॉर्मलता बना दें। नॉर्मलता बराबर होती है ना मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो ये 0.2 है, इसको 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 0.4, इसका मतलब इसकी नॉर्मलता है 0.4, 0.4 तो इसकी नॉर्मलता आ गई। ठीक है, ये 0.4 इसकी नॉर्मलता आ गई, तो उसके ग्राम तुल्यांक क्या लिख रहा हूं मैं, N/V, नॉर्मलता की जगह क्या लिख दिया मैंने, नॉर्मलता की जगह लिख दिया 0.2 × 2 की तो नॉर्मलता आ गई, इंटू आयतन, और ये हमको मिलीलीटर में लेना होगा। ग्राम तुल्यांक ना तो आयतन हमारा लीटर में आ गई N/V। ठीक है, आयतन लीटर में लोगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम तुल्यांक मिलीलीटर में लेंगे तो मिलीग्राम तुल्यांक, तो इधर ग्राम तुल्यांक है तो उधर भी ग्राम तुल्यांक ही रखना पड़ेगा ना। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है हमारे पास में 0.1 = 0.2 × 2 इंटू वॉल्यूम लीटर में। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो जो आयतन है, आयतन बराबर आ जाएगा 1/4 लीटर, या आप ये भी लिख सकते हैं 1000/4 मिलीलीटर। 1000/4 करें तो आंसर आ जाता है 250 मिलीलीटर। आंसर इसके लिए 250 मिलीलीटर, आंसर 250 मिलीलीटर। ठीक है, इसका आंसर दे देंगे 250 मिलीलीटर। ठीक, नेक्स्ट सवाल, ये भी हमने इसी टाइप का ले रखा है, इसको भी समझ लेते हैं। M/20 H3PO4 के 200 मिलीलीटर को उदासीन करने के लिए 0.5 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। कुल मिला के ये भी अम्ल क्षार का सवाल आ गया, तो इसमें भी दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर देते, तो इसको लिख देते H3PO4 के ग्राम तुल्यांक बराबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम तुल्यांक, दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर देते हैं। अब ग्राम तुल्यांक क्या होगा, यहाँ मात्रा नहीं दे रखा तो N/V कर दो, पर दे रखा है मोलरता, तो मोलरता को नॉर्मलता में बदल देते हैं। H3PO4 देखिए मोलरता दे रखी हमको 1/20 मोलरता दे रखी, वैलेंस फैक्टर 3 होता है, तो ये मोलरता आ गया, इंटू आयतन, आयतन इसका 200 मिलीलीटर दे रखा, मिलीलीटर दे रखा है। चलिए जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम तुल्यांक,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता कितनी हमारे पास में 0.2, 2 से गुणा करें तो पहले तो नॉर्मलता बन गई, आयतन पूछा जा रहा है, अब ये आयतन आ जाएगा, ये भी ये मिलीलीटर में, मिलीलीटर में क्यों आया, क्योंकि इधर भी आयतन मिलीलीटर में तो उधर भी मिलीलीटर में आएगा। इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 20 से ये हमारे पास हो जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है, 0.5 इंटू 2 आ जाएगा 1, तो इसका जो आंसर है V बराबर आ रहा है 30 मिलीलीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है वॉल्यूम 30 मिलीलीटर, ठीक है। हमको 30 मिलीलीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आयतन की आवश्यकता होगी, ठीक। अगला सवाल देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट 0.84 ग्राम 0.84 ग्राम धातु कार्बोनेट N/2 H2SO4 के 40 मिलीलीटर से पूर्ण क्रिया करता है। अब इन दोनों के बीच में आपस में क्रिया हो रही है तो दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख देते हैं धातु कार्बोनेट के ग्राम तुल्यांक बराबर H2SO4 के ग्राम तुल्यांक, दोनों के ग्राम तुल्यांक को बराबर कर देते हैं। चलो धातु कार्बोनेट के ग्राम तुल्यांक क्या होंगे, धातु कार्बोनेट, ठीक है, ग्राम तुल्यांक इसका ग्राम में बाहर दे रखा है 0.84 अपॉन तुल्यांक की बार, ठीक है। धातु कार्बोनेट है तो क्या हम धातु कार्बोनेट के तुल्यांक की बार को ऐसे लिख सकते हैं क्या, धातु कार्बोनेट का तुल्यांक की बार ऐसे लिख दें क्या, धातु का तुल्यांक की बार प्लस कार्बोनेट का तुल्यांक की बार। आपको मैंने सिखाया था ना कि जैसे कोई भी कंपाउंड हो, उस जैसे कोई भी लवण होता है तो लवण का तुल्यांक की बार क्या होगा, उसके धनायन का तुल्यांक की बार ऋणायन का तुल्यांक की बार की योग के बराबर होगा। इसी प्रकार से आपको धातु कार्बोनेट का तुल्यांक की बार लिखना है तो धातु कार्बोनेट का तुल्यांक की बार क्या होगा, धातु का तुल्यांक की बार प्लस कार्बोनेट का तुल्यांक की बार, ऐसे लिखा जा सकता है। H2SO4 के ग्राम तुल्यांक, H2SO4 की नॉर्मलता दर की हमको 1/2 इंटू आयतन, आयतन दे रखा है 40 मिलीलीटर है तो इसको लीटर में बदल दिया, 40/1000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करके देखें तो इसको लिखा जा सकता है 0.84 अपॉन ई धातु का तुल्यांक की बार। अब कार्बोनेट का तुल्यांक की बार निकाले, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, 16 × 48, 60 अपॉन 2 30, ये आ जाएगा 30। इसको सोल्व करें, इसको सोल्व किया ये आ जाएगा आपका 20 टाइम्स 2 से 2, तो ये बन गया आपके पास में 2/100, यहां तक पहुंच गया अपन, ठीक है। 2/100, चलो 100 को उधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है आपके पास में 2E प्लस 60 इक्वल टू 84, यहां तक पहुंच गए अपन। 100 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.84 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 84, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2E प्लस 60, 2E प्लस 60 बराबर ये आ जाएगा। इसको अगर देखें तो E का मान कितना आ जाएगा, E 84 में से 60 को माइनस किया तो 24 अपॉन 2 तो 12, ये लीजिए यहाँ से पता लग गया धातु का तुल्यांक की बार तो आपके पास में 12 आ जाएगा। ये तो तुल्यांक की बार किसका आ रहा है, धातु के लिए, धातु का तुल्यांक की बार, धातु का ई तो आ जाएगा 12। अगर हम बात करें धातु कार्बोनेट के लिए का तुल्यांक की बार, अब धातु कार्बोनेट का तुल्यांक की बार क्या होगा, धातु का तुल्यांक की बार 12 प्लस कार्बोनेट का होता है 30, इसका आंसर देंगे 42, ये लीजिए इसका आंसर 42 दिया जाएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है धातु का तुल्यांक की बार तो उत्तर 12 देना है, और धातु कार्बोनेट का तुल्यांक की बार है तो 42 देना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, धातु का देना है धातु कार्बोनेट का देना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। इसी प्रकार का एक सवाल और बताता हूं मैं आपको, ये भी कुछ इसी टाइप का सवाल है, सवाल पढ़ लेते हैं पहले। सवाल दे रखा है 3 ग्राम धातु ऑक्साइड पूर्ण रूप से 5 ग्राम धातु क्लोराइड में परिवर्तित होती है, धातु का तुल्यांक की बार ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है धातु ऑक्साइड से हमने धातु क्लोराइड बना दिया, क्या बोल रहे हैं, धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड से क्या बन गया, धातु क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो क्या काम करें आप, धातु तो ये होगा ना, धातु ऑक्साइड क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड आपका धातु क्लोराइड बना रहा है, तो ये बोलेंगे ना जितने ग्राम तुल्यांक धातु ऑक्साइड के थे उतने ही ग्राम तुल्यांक वो धातु क्लोराइड बना लेगा। तो कुल मिला के बात ये दोनों के ग्राम तुल्यांक को बराबर कर दो। चलो जी धातु ऑक्साइड का ग्राम तुल्यांक
धातु ऑक्साइड का ग्राम में भार कितना दे रखा है हमको 3 दे रखा है अपॉन तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार किसका लेंगे धातु ऑक्साइड का। अब धातु ऑक्साइड का तुल्यांक की भार क्या लिखे धातु का तुल्यांक की भार वो मैंने ई मान लिया प्लस तुल्यांक की भार लिखे हम ऑक्साइड का O-2 का बराबर धातु क्लोराइड का भार कितना दे रखा 5 अपॉन क्या लिखा जाएगा धातु क्लोराइड का तुल्यांक की भार। धातु क्लोराइड का तुल्यांक की भार क्या होगा धातु का भार इसको हमने ई मान लिया प्लस तुल्यांक की भार लेना है क्लोराइड के लिए Cl- के लिए लेना है। इसको अपने से लिख सकते हैं ना 3 अपॉन ई प्लस ऑक्साइड का तुल्यांक की भार 8 आता है बराबर 5 इंटू इसको लिखा जाएगा ई प्लस 35.5। ठीक है अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3e प्लस 3 इंटू 35.5 बराबर 5e प्लस 8 पंजे ये 40 आ जाएगा। ठीक है इसको सोल्व करें 5e और 3e बन जाएगा आपको उसमें 2e इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 35.5 माइनस 40। ठीक है आपको तो e लाना ना। ठीक है इसको सोल्व करके देखें तो 35.5 है 35.5 इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ये हमको देता है 106.5 माइनस 40 अपॉन 2। ठीक है आपके पास 106.5 आया आप इसमें से 40 माइनस करें तो ये बन जाता है 66.5 अपॉन 2 चला जाएगा 33.25 इसका तुल्यांक बना जाता है। ठीक है इस प्रकार से हम इसके भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है जी।